हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने मुग़ल काल का पतन देख लिया था, तो पार्ट नंबर दूसरा, और इसमें हम देखेंगे राइज ऑफ ऑटोनोमस राज्य वगैरह। फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। अगर किसी ने वो पार्ट नंबर 1 ना देखा हो तो जाके पहले उसको देख लो। यूपीपीसीएस स्टैट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सीक्वेंस में देखते रहना, तो समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और इससे पहले हमारी एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो वो भी उसी प्ले लिस्ट में लगा दी गई है उसकी वीडियो। तो चलिए पार्ट नंबर दूसरा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ 80 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम 80 से आगे चलेंगे और पार्ट नंबर दूसरे में देखेंगे राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। जो ये ऑटोनोमस स्टेट वगैरह थे, तो अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल पे सेट कर लो विदाउट बोले। तो चलिए, और थोड़ा तीव्र गति में ही चलेंगे। तो लगभग इसमें 175 क्वेश्चन है, तो जो कि हम बहुत जल्दी निपटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं। अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते हो नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और एकदम डीप लेवल में और थोड़ी रफ्तार से चलेंगे। तो अवध के अनुसार, अवध के अनुसार या फिर अवध के प्रशासन के निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़े। ये रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो देखिए, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़ें और नीचे दिए हुए कोटों का सही प्रयोग करके इनको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट आई थी नैरेटिव ऑफ द जर्सी टू दी अपर प्रोविनेंस ऑफ हिंदुस्तान। तो ये सबसे पुरानी रिपोर्ट थी। उसके बाद आई थी जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध, जो कि आई थी 1849-50 में। ये 1849-50 लिखा हुआ है। और उसके बाद आई थी आउटरम रिपोर्ट। तो ये आउटरम रिपोर्ट 53-54 की है, और 53-54 में था लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी। तो ये ऑलरेडी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना। आउटरम रिपोर्ट कई बार पूछी है, तो ये 1853-54 की है। याद रखना। और 53-54 में बेलीजली का शासन था। बेलीजली क्या बोल रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी का। बेलीजली तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम और हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सबसे पहले तो याद रखना ये किस किस के बीच हुआ था। इस आंग्ल का मतलब है अंग्रेज। अंग्रेज और मैसूर सेना के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है मराठे निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो ये गलत है। दूसरा देखिए क्या कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे निजाम अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दे रहे थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इंटरचेंज करना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 421% सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। तो ये मुक्त नहीं किया था, पहला ही गलत है। यहाँ पर लिखा है मुक्त कर दिया था। 30 लाख रुपए कोई छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो इसको मुक्त नहीं किया था अंग्रेज़ों को टैक्स भरने से। दूसरा देखिए क्या कहता है, मुर्शिद कुली जफ़र खान ने कंपनी के दस्तखत को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में ना लाए जाने की व्यवस्था की। तो ये सही है। मतलब जो सिग्नेचर वगैरह थे, तो इनको मतलब व्यापार के लिए इसने प्रयोग वगैरह नहीं करना चाहता था ये, तो वही बात लिखी हुई है। मुर्शिद कुली खां जफ़र ने कंपनी के दस्तखत को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में लाने की व्यवस्था की थी, तो ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को
सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तखत विक्रय कर दिया था, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बता रहा है बी, ऑप्शन नंबर ए डिमांड। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, तो ये संधियाँ हैं यार, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट संधियाँ हैं। तो चलिए देखिए, अमृतसर की संधि हुई थी, तो ये हुई थी 1809। और ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमृतसर की संधि कई बार पूछी है। और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये 1799 में हुआ था। और देख लेते हैं, और लाहौर की संधि हुई थी, तो ये हुई थी 1809। एक सेकंड रुको, लाहौर की संधि है ना, तो ये हुई थी 1846 में। और ईस्ट इंडिया की जो मेवाड़ की संधि थी, तो ये हुई थी 1818 में। तो अब इनको सही क्रम में लगा दो, सबसे पहले आएगी। सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था मैसूर का युद्ध, यानी कि 1799 का है ये डिमांड, तो यानी कि 2। फिर अमृतसर की संधि हुई थी कब, तो ये हुई थी 1809 में, यानी कि 1। और फिर आएगा मेवाड़ की संधि, यानी कि 3। और फिर लास्ट में आएगा लाहौर की संधि, यानी कि 2134। तो ये 2134 नहीं, 2143 डिफेंड्स। लाहौर की संधि सबसे लास्ट में आएगी ना, यानी कि ये 1846 में हुई थी। तो ये 3 सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होगे डिफेंड्स। अब थोड़ा और यहाँ पर डिटेल में चलते हैं। कई बार ये पूछा है अमृतसर की संधि किसके साथ हुई थी, तो ये अंग्रेज़ों के साथ, और जो पंजाब का राजा था रणजीत सिंह के साथ हुई थी। 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। तो जब अमृतसर की संधि हुई थी, तो पंजाब का जो राजा था लाहौर में उसकी राजधानी थी। कई बार पूछा है डिपेंड, जो पंजाब का राजा था रणजीत सिंह, तो उसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो ये थी लाहौर में। जब अंग्रेज़ों के साथ इसने 1809 में अमृतसर की संधि की थी, तब इसका एक सेनापति था, तो उसने ये कहा था, जैसे ही इसने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज़ों के साथ, तो सेनापति ने ये कहा था कि आज मतलब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। मतलब अंग्रेज़ों के साथ इसने ये संधि करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ कहा था उसने, तो याद रखेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिख राजा था जो एक आंख से काना था, तो एक आंख से काना था रणजीत सिंह। और कई बार ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह कौन सी मिसल का था, तो रणजीत सिंह था सुकरचकिया मिसल का। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह क्या अंग्रेजी सेना से डरते थे, तो अंग्रेजी सेना से रणजीत सिंह बहुत डरते थे, क्योंकि रणजीत सिंह को पता था कि मेरी सेना अंग्रेज़ों की सेना के मुकाबला नहीं कर सकती। इसी वजह से ये डरते वगैरह थे, और इसी वजह से इनको सतलुज नदी के किनारे का आसपास का एरिया दिया हुआ था अंग्रेज़ों ने। और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके बारे में कहा जाता है, या फिर किसने कहा था कि मैं सभी जातियों के लोगों को और सभी जातियों को एक ही आंख से देखूं, इसीलिए भगवान ने मुझे काना बना दिया है। तो ये रणजीत सिंह ने का कहना था, क्योंकि रणजीत सिंह एक आंख से काना था। और जब भी उसे ये पूछा जाता था कि तू काना क्यों है, तो वो कहता था भगवान चाहता है कि मैं सभी आदमियों को, सभी धर्मों को एक ही आंख से देखूं, इसीलिए भगवान ने मेरी दूसरी आंख फोड़ दी है, या फिर इसकी रोशनी चली गई है। इतनी बात याद रखना रणजीत सिंह के बारे में। और इसको देखिए, ये टीपू सुल्तान कई बार पूछा है कि टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मरा था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। और कई बार ये पूछा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, तो बेलजली था, डिपेंड बेलजली था। और कई बार ये पूछा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो अंग्रेज़ों की तरफ से इनका जो सेनापति था, तो उसका नाम था कैप्टन हैरिस। और गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेलजली, याद रखना, जो सहायक संधि बहुत सारी थोप देता था इंडिया वालों के ऊपर। और कई बार ये पूछ लेगा कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था, तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। जो ये IAS PCS पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी जो भी है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। और तीसरा आंग्ल युद्ध हुआ था 1700 आई थिंक
1993 का डेट था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। अगर ये पूछ ले कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था तो वो आता है हेस्टिंग के काल में। और पहला पूछ ले तो पहला हुआ था स्मिथ के काल में। और पहले में अंग्रेज़ों को हराया था हैदर अली के बाप टीपू। हैदर अली के बाप क्या बोला, टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली ने, याद रख लेना ठीक फ्रेंड्स। पहले युद्ध में आंग्ल और मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई थी। दूसरा युद्ध निर्णायक रहा था। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान वगैरह जीतता है और चौथे में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। याद रखना इतनी बातें। और कई बार यहाँ से पूरा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान पर कौन सी क्रांति का प्रभाव था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित था कौन, टीपू सुल्तान। और इसी ने मतलब स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ये भी कई बार पूछा है। और इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। और इसने चीन में अपने राजदूत भेजे थे। और भेजे थे कहाँ पर, ईरान चाइना वगैरह में भेजे थे, जो कि हम अभी पढ़ेंगे ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था, तो ये टीपू सुल्तान बना था। और कई बार ये पूछ लेता कि तीसरे क्या कहते हैं चौथे युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान का कौन सा बेटा अंग्रेज़ों के पास गिरवी नहीं रखा था, तो उसका नाम भी आई थिंक हैदर था ठीक फ्रेंड्स। हैदर नाम का इसका लड़का था, तो वो अंग्रेज़ों के पास गिरवी नहीं रखा था इसने। और कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि जो माँ शारदा यानी कि माँ शारदा की जो मूर्ति टूट गई थी मंदिर में, तो टीपू सुल्तान ने अपनी जेब से पैसे दिए थे माँ शारदा या फिर माँ शेरावाली की मूर्ति को बनवाने के लिए। और टीपू सुल्तान के बारे में पूछ लेता कई बार इंटरव्यू वगैरह में यूपीएससी के, कि ऐसा किसने कहा था कि मैं शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा लेकिन मैं भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो ऐसा कहा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा लेकिन मैं भेड़ और बकरी की तरह लंबी ज़िंदगी जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इतनी बातें याद रखना टीपू सुल्तान के बारे में, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रणजीत सिंह के बारे में अब चलते हैं आगे। अब कहानी बता दी है पूरी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में। तो देखिए जो मैंने बोला है ना, इसको ध्यान से सुन लेना, अगर समझ ना आए तो दोबारा सुन लेना, क्योंकि आगे अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन सुना होगा जो मैंने बताया तो आप क्वेश्चन देख के ही उड़ा दोगे। तो देखिए उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए उन्होंने प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रण में कर रखा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता था, तो इनको कहते थे किंग मेकर फ्रेंड्स। ये किंग मेकर कहा जाता था सैयद बंधुओं को, क्योंकि ये किसी को भी मतलब राजा वगैरह बनाने में A1 क्वालिटी के थे। तो ये सही है। आगे देखिए बेजहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था, तो गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है ठीक फ्रेंड्स। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई थी, तो ये भी सही है। उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो देखिए टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का का औसतन वजन का सही क्रम है। तो जो टीपू का जो चांदी का सिक्का था यानी कि टीपू सुल्तान का, तो उसको कहते थे काजमी। और उसका यहाँ पर पूछा है वेट, तो वेट था 8 ग्रेन। याद रखना टीपू सुल्तान का जो चांदी का सिक्का था उसको कहते थे काजमी और उसका वजन था 8 ग्रेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है। तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ ठीक है, यानी कि टीपू मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध में दिवंगत हो गया, यानी कि मारा गया, तो यही सही है ऑप्शन नंबर डी। और बाकी देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था, तो ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा था, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था, बट यहाँ पर लिखा है हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये भी गलत है ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना था सही कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी
तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है जगत सेठ। स्टूडेंट तो जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। और कई बार ये पूछा जाता है बंगाल का सेठ कौन था, तो ये जगत सेठ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ये बता दिया शुरू में ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने बताया ना बोल के उसे ध्यान से सुन लिया होगा, तो ये क्वेश्चन कभी यहाँ से गलत नहीं होगा। तो पहला सही है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को गहरी छाप थी, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये AR दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना टीपू सुल्तान मतलब फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी AR दोनों सही है। यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। ठीक है, दुर्बल, तो दुर्बल सिंह कौन था, तो ये बंगाल का कोषाध्यक्ष था, तो ये सही है। जगत सेठ ये मुर्शिदाबाद का सेठ था, तो ये भी सही है। फ्रेंड्स तो अगला देखिए, मोहम्मद रजा खां, तो ये बिहार का दीवान था, ये गलत है। और आगे देखिए, राजा सिबात राय, तो ये बंगाल का भी दीवान नहीं था, यानी कि यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो तीसरा चौथा सही सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में बताना कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, यानी कि नेवी की बात हो रही है। तो उसने समुद्रिक सेना बनाई थी, यानी कि टीपू सुल्तान के पास नेवी भी थी, तो यही गलत है। उसने चीन में मतलब चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, तो ये मैंने बता दिया। चीन के पास राजदूत भेजे थे। उसने फ्रांस, टर्की, सीरिया के पास कूटनीतिक यानी कि राजदूत भेजे थे, तो ये भी बता दिया शुरू में ही। आगे चलिए, उसके दरबार में कस्तूनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, तो ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही हैं, वो तो गलत है। तो उसके पास नेवी थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के पास A1 क्वालिटी की समुद्रिक सेना यानी कि नेवी वगैरह थी, बट यहाँ पर लिखा है नहीं थी, तो यही गलत है। ठीक है, गलत बताना था। आगे चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है टीपू सुल्तान के बारे में। तो देखिए, महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए एक आधुनिक ढलाई खाने की स्थापित की थी, तो ये सही है। अली, ठीक है, अली मर्दा खान ने बंगाल की राजसभा की नई पद्धति आरंभ की थी, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, आमेर या फिर अजमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों में संस्कृत का अनुवाद कराया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नाम जो सवाई राजा जयसिंह था, तो इसको यूक्लिड यानी कि जो टिग्नोमेट्री वगैरह थी और जो एल्गोरिथम वगैरह थी, तो इसको A1 क्वालिटी की नॉलेज थी, यानी कि मैथ की और साइंस की, तो ये सही है। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर की देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण कराने के लिए धन दिया था, तो ये कई बार पूछा है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। जो मतलब माँ शारदा की मूर्ति टूट गई थी, तो उसको ठीक कराने के लिए इसने जेब से पैसे दिए थे, तो यहाँ पर बताना था गलत। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, यानी कि ये वाला। आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम या फिर प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। तो अंग्रेज चाहते थे टीपू सुल्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना, यानी कि इसकी शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का उद्देश्य अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला किया। समझ गए होंगे, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, तो उसमें अंग्रेज टीपू सुल्तान को ख़त्म कर देना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मैसूर पर हमला किया था। आगे चलिए, तो यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। तो देखिए, ये मैंने बता दिया था ना, प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था तो सुमित के काल में हुआ था। सुमित है 5वें नंबर पे यानी कि 5। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हेस्टिंग के काल में यानी कि 4। तृतीय आंग्ल मैसूर तो कॉर्नवालिस आ जाएगा यानी कि 3। और चतुर्थ में बैलजली कहाँ पर है, यानी कि लास्ट में 3, यानी कि 54 13। ठीक है, तो 54 13 देखिए कहाँ पर है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। इसी वजह से मैंने शुरू में ये सारे बता दिए थे। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था सिमित के काल में यानी कि 5, दोबारा देख लीजिए। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था तो ये हुआ था हेस्टिंग के काल में यानी कि 4। और तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था तो ये कॉर्नवालिस के काल में, तो ये हो जाएगा 1।
और चतुर्थ हुआ था बेलजली के काल में, यानी कि 3, तो ये 54-13 ऑप्शन नंबर बी। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कार्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है कार्नवालिस की कब्र। और भारत में सबसे ज़्यादा संधि थोपने वाला था, तो ये था बेलजली। सबसे ज़्यादा संधि इसी के काल में हुई थी। अगर ये पूछ ले भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो आया था डुप्ले, ठीक है, डुप्ले लेकर आया था, जो कि मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो देखिए क्या कहता है। 1775 में क्या हुआ था, 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मराठा का युद्ध, यानी कि तीसरा। बी नंबर देखिए क्या कहता है, तो बी कहता है 1780 में क्या हुआ था, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। तो ये हो जाएगा चौथा, जो कि निर्णायक युद्ध था ये। तीसरा देखिए क्या कहता है 1824 में, तो 1824 में होता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 में, यानी कि पहला। और 1838 में होता है, बताइए क्या, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि दूसरा। तो 34-12 कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास भेजे थे, तो ये दूतावास भेजे थे टीपू सुल्तान ने, ठीक है। ये मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, यानी कि चीन के साथ, कस्तूनिया के साथ, फ्रांस के साथ जो राजदूत वगैरह भेजे थे टीपू सुल्तान ने, ठीक है, शुरू में बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था, तो ये था सिलीमैन। मतलब सिलीमैन का ये कहना था कि जो अवध राज्य है तो इसको ब्रिटिश एम्पायर में मत मिलाओ। नेक्स्ट देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सादत खान बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो इनको बनाया गया था वजीर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, तो ये थी फैजाबाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टीपू सुल्तान की राजधानी, ये बता दिया था। तो ये श्रीरंगपट्टनम में था। और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान बहादुरों की मौत मरा था। आगे चलिए, बेड़नूर, गुलुंड, केनरा, गुहा, तो ये क्या है, तो ये टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली के जीते हुए राज्य थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेड़नूर, गुलुंड, केनरा, गुहा क्या थे, तो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे ये। नेक्स्ट देखिए, मैसूर, ठीक है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये था बडियार वंश का विरोध करना। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने प्रमुख अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी, तो ये मैंने बताया था ना, अंग्रेज़ों की तरफ से। अंग्रेज़ों का कैप्टन कौन था, तो ये जनरल हैरिस था, ये शुरू में ही बता दिया था। और क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल था, तो ये बेलजली, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा है अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो ये था कैप्टन हैरिस। तो ये शुरू में ही बता दिया था, इसीलिए पहले ही कहानी सुना दी पूरी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, तो दुधारू गाय था अवध। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान कब मरा था, तो ये कई बार बता दिया, 1799, देख लो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कब हराया था, तो ये 1780 में हराया था। और कहाँ पर, तो ये पोलीलूर में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी रहा, तो हैदर अली। और कई बार ये पूछा है हैदर अली कैसा शासक था, तो ये अनपढ़ था, लेकिन A1 क्वालिटी का बंदा था ये, अनपढ़ शासक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ये देखिए, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसे बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते
में अंग्रेज़ों को नहीं दिया गया था, यानी कि अंग्रेज़ों के पास कौन, टीपू सुल्तान का पुत्र गिरवी नहीं रखा गया था। तो ये मैंने शुरू में बताया था ना, तो उसका नाम था फ़तेह हैदर। ठीक है, ये देखिए ये शुरू में बता दिया था। आगे चलिए, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो ये हराया था आयरकूट ने। इसको याद रखना, कई बार पूछा। ठीक है, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था? तो ये था आयरकूट के नेतृत्व में। आगे चलिए, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस पर निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू एक कट्टरपंथी था? तो बताइए, टीपू एक कट्टरपंथी था तो ऐसा कौन नहीं मानता था? तो ये मानता था पी.ई. रॉबर्ट्स। पी.ई. रॉबर्ट्स का कहना था कि टीपू एक कट्टरपंथी था। आगे चलिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा में हराया था, तो ये था आयरकूट, ऊपर बता दिया। आगे चलिए, टीपू लड़ते हुए कहाँ पर मरा था? तो ये मरा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन से थे? देख लो। ये कार्नवालिस झंडू बाम टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए 3 सेना बनाई थी इसने, और उन सेना में कौन कौन था? तो अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे थे। तब जाके टीपू को हराया था इसने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो बताइए कौन कौन शामिल था? तो ये देखिए, निजाम तो था ही, और यहाँ पर पूछा कौन शामिल नहीं था, तो ट्रावणकोर का राजा शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अब भारत हमारा है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में, अंग्रेजों ने कहा था पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। तो ये चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है, जब टीपू सुल्तान हार गया था और मर गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी, ऑप्शन नंबर सी। टीपू ने पेरिस में राजदूत भेजे थे, ये सब बता दिया ऊपरी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो ये नहीं हुई थी रोहिला। ठीक है, जो रोहिला वगैरह थे, तो उनका हैदर अली के साथ कोई लेना देना नहीं था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, टीपू टीपू सुल्तान ने अपने समकालीनों में कई मायने में आगे था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में, मतलब जो इसके आसपास के राजा थे, तो उनसे कई आगे था। तो इसका क्या कारण था? तो ये शुरू में ही बता दिया था, वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार पर महत्व समझता था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण को समझता था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये A1 क्वालिटी का बंदा था टीपू सुल्तान। आगे चलिए, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय संगठन या फिर त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, तब जाके हराया था इसको रणजीत सिंह। तो ये शुरू में बता दिया था, सुकरचकिया मिसल के थे, और ये हरियाणा PCS में 2022 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो तृतीय था कॉर्नवालिस। शुरू में बताया था ना कि अगर पहला पूछ ले तो पहले में थे सुमित। ठीक है ना, यहाँ पर गवर्नर जनरल पहले युद्ध में थे सुमित, दूसरे में थे हेस्टिंग, तीसरे में थे कॉर्नवालिस, चौथे में थे बेल्जली। मार्च 1784 में मुख्य रूप में निम्नलिखित के आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई थी। तो बताइए, मैंगलोर की संधि किसके आग्रह पर हुई थी? तो बताइए किसके आग्रह पर हुई थी? तो ये हुई थी मकार्टन। ठीक है, मकार्टन कहाँ पर है? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है, लॉर्ड मकार्टन ने करवाई थी मैंगलोर की संधि। आगे चलिए, हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी 1761 में। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये कई बार बता दिया है, कब
यानी कि कश्मीर श्रीनगर से संबंधित है और इनको अंग्रेज़ों से बहुत ही डर लगता था। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इनको झेलम नदी के किनारे का आसपास का क्षेत्र दिया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने शुरू में बता दिया था। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। मतलब ये एक आंख से काना था। ये बात हो रही है रणजीत सिंह की, ठीक। और रणजीत सिंह कहता है कि भगवान चाहता था कि मैं सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक ही आंख से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। और ये क्वेश्चन कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में पूछा है कि इनमें से सिख राजा कौन सा था, एक आंख से काना था, तो ये रणजीत सिंह। और काना होने के बाद इसने एक बात कही थी कि ईश्वर चाहता कि मैं सभी धर्मों को, सभी आदमियों को एक ही नज़र से देखूं, इसीलिए भगवान ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अमृतसर की संधि तो ये शुरू में बता दिया था, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1809 में, याद रखना। आगे देखिए, रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से सैन्य अभ्यास, ठीक। तो देखिए, रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे, तो ये मैंने शुरू में बताया था ना, ये डरते थे अंग्रेज़ों से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों के मुकाबले में सैन्य दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता थी जो मेरी सेना है वो अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था सासू जाने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। आगे देखिए, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था, तो ये था दीनानाथ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था, तो ये खड़क सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के सिख राजा को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया, तो ये 1849। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, सिख राज का अंतिम राजा कौन सा था, तो ये था दलीप सिंह। नेक्स्ट देखिए, राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित प्रधान शत्रु थे, तो ये थे सिराजुद्दौला के, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पंजाब के विलय के बाद पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था, तो ये सदस्य नहीं था एलियट, ठीक है, एलियट। और ये क्वेश्चन मैंने नेट पे चेक किया तो उसमें नाम है एलियट का, और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार, मतलब एलियट नहीं था, ये था माउंट गोमरी था, लॉरेंस था, और ये जॉन लॉरेंस था, लेकिन नहीं था नाम, तो एलियट का नाम नहीं था। तो मतलब पंजाब में अंग्रेज़ों ने पंजाब को मिला लिया था अपने राज्य में और 3 सदस्य बनाए थे, तो उसमें एलियट का नाम नहीं था, मतलब पंजाब पे राज्य करने के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे, तो ये थे गुलाब सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने शुरू में बताया था ना, जैसे ही 1809 में अमृतसर की संधि होती है तो सिख का एक सैनिक, सिख सेनापति था एक, तो उसने एक बात कही थी कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। और ये ऐसा उसने कहा था जब 1809 में रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि की थी, ठीक है। तो ये देखिए, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन कब कहा गया था, तो ये 1809 में जब अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे चलिए, राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसके संपादित की, जिससे, ठीक है, सिंपल वे में समझो। ये मैंने बता दिया ना, अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी के उत्तर में इनका राजपाट की स्वतंत्रता दे रखी थी। और यहाँ पर पूछा है 1809 में अमृतसर की संधि, तो ये की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, रणजीत सिंह को सतलुज नदी के आसपास का क्षेत्र दिया था। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के बीच। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि वह व्यवस्था अभी तक उनके हितों में साथ असंगत नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब के पद को क्यों बना रखा था, क्योंकि अंग्रेज़ सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए,
मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, तो यही प्रमुख कारण था कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार वगैरह था तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे वो सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था और राजाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। आगे चलिए। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस, एक सेकंड रुको। 18वीं शताब्दी में बंगाल के निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार में दिए जाने वाली राशि को कम कर दिया था। तो बताइए 18वीं शताब्दी में बंगाल के जो राजा वगैरह थे या फिर मुगल दरबार में दिए जाने वाली राशि को यानी कि उनके टैक्स को कम कर दिया था। तो ये सफदरजंग ने। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे। तो दोबारा देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर पूछ रहा है बंगाल के, ये गलत है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस नाजिम ने मुगल दरबार को कर दिए जाने वाली रकम को या फिर पैसों को कम कर दिया था? तो ये किया था सरफराज खान ने। ठीक है, यानी कि जो टैक्स वगैरह मुगल दरबार में दिया जाता था तो उसकी पैसों को टैक्स कम कर दिया था। तो ये सरफराज खान ने किया था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट देखिए। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो बता दीजिए कौन सा एक कारण था जिसकी वजह से फ्रांसीसी सफल नहीं हो पाए? तो देखिए उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुमत ही अधिक निर्भर थी। तो मैंने बताया था ना, जो पहला पार्ट पढ़ाया था, जब ये लुई 14वें के काल में आए थे तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन सरकार ये कह रही थी कि हम तुम्हें एक भी रुपया नहीं देंगे और ना ही तुम्हें मैन पावर देंगे या फिर कोई हथियार वगैरह नहीं देंगे। तो इसी वजह से ये ज़्यादा दिन इंडिया के अंदर सफल नहीं हो पाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए। निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदराबाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। डिपेंड्स। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता की स्थापना की थी? तो जॉब चारनॉग ने कलकत्ता को बसाया था। तो ये जॉब चारनॉग ने कोलकाता को बसाया था। ऑप्शन नंबर ए। डिपेंड्स। जॉब चारनॉग, और इसका भी जॉब चारनॉग ही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता शहर को बसाया था जॉब चारनॉग ने। आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन है ये दूसरे पार्ट का। डिपेंड्स। तो मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कब आया था? तो वो देखिए सैन्य नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। तो समझ गए होंगे, मतलब मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजी नीति में एक नया मोड़ आया था, क्योंकि सैन्य मतलब धीरे धीरे जो ये नवाब था तो इसके अधिकारों को अंग्रेज अपने हाथों में ले रहे थे। मतलब धीरे धीरे अंग्रेज मीर जाफर के शासन को अपने हाथों में लेते जा रहे थे, या फिर मीर जाफर के राज्यकाल को धीरे धीरे अपने राज्य में मिलाते जा रहे थे या फिर हड़पते जा रहे थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये पार्ट नंबर दूसरा था हमारा, जिसमें हमने 80 से स्टार्ट किया था और 155 तक पहुंच गए हैं। ठीक है। तो 155 तक पहुंच गए, लगभग 75 क्वेश्चन थे। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता तो एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो, ठीक है, तो उसको मैं बता दूँ तो हरियाणा सीईटी का जो पेपर हुआ था नवंबर में, उसका रिजल्ट वगैरह आ गया है। तो अगर किसी ने ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।